उस दिन घर में रोज सुबह वाली हलचल थी। सुमन सबके लिए चाय बना रही थी। सुधा देवी और उनके पति राम दयाल जी सुबह की सैर कर घर में घुसे ही थे और सुधीर सुमन का पति अभी सो रहा था। सुमन उसे चाय बनाने के बाद ही उठाती थी। सुमन ने रोज की तरह सास ससुर के आने से पहले ही अखबार बरामदे की गोल टेबल पर रख दिया था। सुमन चाय बन गई हो तो सुधीर को जगा दो, सुधा जी ने बरामदे में कुर्सी पर बैठते हुए आवाज लगाई। किचन में काम करते हुए सुमन ने सास की आवाज़ सुनकर एक नज़र चाय के भगोने पर डाली। चाय बन चुकी थी। गैस बंद कर अच्छा मम्मी बोलते हुए सुधीर को जगाने चली गई। कुछ ही देर में सुधीर आ गया और पीछे से सुमन चाय की ट्रे लेकर आ गई। रोज की तरह सास ससुर बेटा बहू साथ बैठकर चाय पीने लगे। ये परिवार का रोज का सगल था। ससुर और पति अखबार पढ़ते और सास और सुमन इधर उधर की बातें करते। अखबार और चाय की चुस्कियों के बीच सुधीर की नज़र घड़ी पर पड़ी तो एहसास हुआ दफ्तर के लिए तैयार होने का वक्त हो गया। जल्दी से अखबार निपटाते हुए बोला, अच्छा आज शाम सब लोग तैयार रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मिंटू और प्रिया के लड़के की बर्थडे पार्टी में जाना है। और सुमन तुम कोई गिफ्ट खरीद लाना। सुधीर शाम का प्रोग्राम बनाकर वहाँ से उठ चला। राम दयाल जी तो अखबार में तल्लीन रहे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सुधा जी और सुमन की नज़रें मिल ही गई। सुधा जी ने सुमन से बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया और सुमन हमेशा की तरह शर्मिंदगी से नज़रें नीची कर अखबार देखने लगी। मिंटू सुधीर के ममेरा भाई था और प्रिया उसकी पत्नी, लेकिन भाई बाद में, जिगरी दोस्त पहले था। दोनों हम उम्र थे। एक ही साल और एक महीने में दोनों का जन्मदिन होता था, लेकिन दोस्ती ऐसी कि दोनों बचपन से ही बर्थडे भी एक साथ मनाते थे, कॉलेज भी साथ गए। एक साथ सब करने का जुनून वहाँ नहीं रुका। दोनों ने शादी भी एक साथ ही की थी, लेकिन उसके बाद इस जुगलबंदी में ब्रेक लगा। शादी के 2 साल बाद ही मिंटू के घर तो बच्चा हुआ, लेकिन शादी के 8 साल बाद भी सुधीर और सुमन आज बच्चे को तरस रहे थे। शुरुआती कुछ साल तो अभी बच्चा प्लान नहीं कर रहे बताते हुए बीत गए। उसके बाद कुछ 1 साल और अब बच्चा कर लो सुनते हुए बीते, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम है क्या का जवाब देते हुए बीत रहे थे। और अब क्योंकि सवालों के जवाब सुधा जी को देने पड़ते थे, इसलिए बच्चे का नाम भी सुन उन्हें सुमन से एक अजीब सी चिढ़ होने लगती थी। उस चिढ़ का एहसास वो ज़्यादातर अपनी नज़रों से या कभी कभार जबान से भी दे देती थी। जैसे मिंटू के बेटे की बर्थडे पार्टी का नाम सुन उन्होंने सुमन को उस चिढ़ का एहसास कराया। सुधीर दफ्तर जा चुका था और राम दयाल जी किसी काम से बैंक गए थे। काम वाली सफाई करके चली गई। दूध वाला भी दूध देकर जा चुका था और अब सुमन सुबह के कार्यों से फ्री हो गई थी। सुमन काम निपटा लिया हो तो जरा इधर आना। सुधा जी ने अपने कमरे से सुमन को आवाज़ लगाई। सुमन को समझ आ गया था कि क्या बात होगी। अब 8 साल के साथ में इतना तो समझने ही लगी थी सास को। सुमन को पास बैठाकर उसका हाथ अपनी हथेली में दबाते हुए सुधा जी बोली, बेटा तुझे तो पता है तुम्हें बच्चे कितने पसंद हैं, लेकिन अब तुम लोगों ने बहुत समय लगा लिया है। अब तक तो यहाँ 2-2 बच्चे आ जाने चाहिए थे। सुमन कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ, लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा ना। एक गहरी सांस लेते हुए सुमन बोली, चलिए ठीक है, रात में मैं इनसे बात करती हूँ। इस वीकेंड पर इनके साथ जाती हूँ टेस्ट कराने। सुधा जी के चेहरे पर एक राहत वाली मुस्कान बिखर गई। उनको मुस्कुराता देख सुमन भी मुस्कुराई और अपने कमरे की ओर बढ़ चली। सुमन में वो सब था जो एक सास अपनी बहू में देखना चाहे, और सुमन वो सब भी थी जो एक पति अपनी पत्नी में देखना चाहे। फिर चाहे वो शादी के बाद नौकरी छोड़ घर संभालना हो, क्योंकि सास ससुर घर में घरेलू बहू के रूप में रौनक चाहते थे, या फिर वेस्टर्न वियर पहनना बंद करना हो, क्योंकि सुधीर को लगता था कि वेस्टर्न वियर पहनी लड़कियों को लड़के बुरी नज़र से देखते हैं। भाई की एंगेजमेंट में भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि उन दिनों राम दयाल जी की तबीयत खराब हो गई। सुमन अब किसी की बहू और पत्नी पहले और बहन या बेटी बाद में थी। बहन या बेटी की भूमिका का क्या कहा जाए, उसने तो खुद को भी ससुराल की किसी काल कोठरी में बंद कर दिया था
उसका यह स्वरूप वैसे किसी को अजीब लग सकता है, लेकिन सुमन की ये भक्ति उसके सास ससुर और पति बेहद पसंद करते थे। किसी का कहा नहीं टालती थी और ससुराल में सबकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। वैसे देखा जाए तो अपने लिए तो कभी कुछ कर ही नहीं पाई। शादी से पहले पापा की खुशी के लिए सुधीर से शादी की, अब शादी के बाद पति और सास ससुर के लिए जान हाजिर कर रखी थी। लेकिन कुल मिलाकर सुमन का ससुराल उसके लिए बुरा नहीं था, मगर हाँ, कुछ था जो ठीक नहीं था, और वो था सुधीर के परिवार का नज़रिया। जितनी पारिवारिक और सामाजिक रूढ़ियाँ हो सकती थी, उस परिवार में वो सब थी। उन रूढ़ियों की भेंट ही तो सुमन का कैरियर और वेस्टर्न वियर चढ़े थे। यादव परिवार के अनुसार लड़कियों को लड़कियों के रूप में ही रहना चाहिए, क्योंकि इसी में उनकी इज्जत है, और लड़कियों को दबलच के रहना चाहिए क्योंकि ज़माना खराब है, और बहुओं पर बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि ससुराल की इज्जत उन्हीं के कंधों पर होती है। और इस सब के बीच 10 साल पहले तक जो चकती फूली कैरियर की उड़ान लेने वाली सुमन थी, आज वो 35 साल की एक घरेलू औरत बन गई थी, जिसकी जिंदगी और खुशियाँ उसके पति और ससुराल के बीच सिमट कर रह गई थी। दूसरे शब्दों में वो उस आदर्श भारतीय नारी की परिभाषा में फील थी, जो अपने परिवार के लिए त्याग की देवी बनती थी। सुनो, एक बात बोलूं? रात में बिस्तर पर सुधीर की ओर करवट लेते हुए सुमन बोली। सुधीर ने बेफिक्री से कहा, हाँ बोलो ना। सुनो, प्लीज़ तुम भी फर्टिलिटी टेस्ट करा लो ना, सुमन ने कुछ संकोच से सुधीर से कहा। सुधीर ने एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ी झल्लाहट से कहा, यार तुम्हें किसने रोका है कराने को? जब चाहे जाओ, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आई फील फाइन, आई एम फाइन, सुमन ने सुधीर के सीने पर हाथ रखते हुए कहा। अरे आई नो यू आर फाइन, लेकिन प्लीज़ मम्मी जी की संतुष्टि के लिए हमें दोनों को फर्टिलिटी टेस्ट करा लेने चाहिए। आज सुबह ही बोल रही थी इसके लिए। अगर मुझे इलाज की ज़रूरत है तो कम से कम इसी बहाने पहले प्रॉब्लम तो समझ आए। सुधीर ने सुमन को अपनी ओर खींचते हुए कहा। ओके, सैटरडे को चलते हैं, फिलहाल अभी तुम टेस्ट कर लो। दोनों हंसते हुए एक दूसरे में समा गए। सैटरडे को सुबह बड़े अनमने ढंग से सुधीर सुमन के साथ टेस्ट कराने गया। सुमन ने सोचा टेस्ट रिपोर्ट के साथ उसी श्याम डॉक्टर से भी मिल लेगी, इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लिया। सुमन श्याम को गायनेकोलॉजिस्ट की क्लिनिक जाने को तैयार हो रही थी कि ईमेल का नोटिफिकेशन बजा। टेस्ट की रिपोर्ट थी। ईमेल सुधीर को भी गई थी। सुमन रिपोर्ट देखकर बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठ गई। अब शायद उसे क्लिनिक नहीं जाना था। प्रॉब्लम सुधीर में थी। सुधीर रिपोर्ट आ गई कि नहीं, बहू को ले जा रहा है ना डॉक्टर के पास आज? सुधा जी ने किचन में जाते हुए बेफिक्री से ड्राइंग रूम में बैठे सुधीर से पूछा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो सुधा जी ने मुड़कर उसे देखा। सुधीर उठकर चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। सुमन बाहर बरामदे में बैठी थी। सुधा जी कुछ सोचते हुए बरामदे की ओर बढ़ी और सुमन के बगल रखी कुर्सी पर बैठ गई। एक बार फिर आंखों से बात हो गई, लेकिन इस बार सुमन का कहा सुधा जी ने सुना। सुमन ने बिना कुछ बोले अपने फ़ोन पर रिपोर्ट सुधा जी को दिखाई और वहां से अपने कमरे में चली गई। कमरे में बेड पर सुधीर खिड़की की ओर मुंह करे लेटा था। सुमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, परेशान हो? सुनो, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ सुधीर, रिलैक्स। सुधीर झल्लाते हुए पलटा और बोला, तुम पागल हो क्या? ये रिपोर्ट मुझे नामर्द डिक्लेयर कर रही है और मैं रिलैक्स करूं? एक असल मर्द की पहचान होती है उसकी फर्टिलिटी। क्या सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? सुमन ने सुधीर का हाथ थपथपाते हुए कहा, मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ ना। असल मर्दानगी और नामर्दी दिमाग का फितूर है। तुम शरीर से भले नामर्द हो, दिल और दिमाग से तुम मर्द थे, हो और रहोगे। अगले दिन सुबह पूरा परिवार साथ चाय पी रहा था। संडे था, इसलिए किसी को कोई जल्दी नहीं थी। चुप्पी तोड़ते हुए सुधा जी बोली, सुमन, तुम अपने मायके में इस रिपोर्ट का जिक्र न करना। अब तुम इस घर की बहू हो, यहाँ की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सुमन ने सहमति में सर हिलाया, मगर माँ के मुंह से ये सुन सुधीर शर्मिंदगी से नीचे देखने लगा। और इस बीच राम दयाल जी अखबार टेबल पर रख खड़े होते हुए
सुधा जी से मुखातिब होकर बोले, वैसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ये समस्या विशंबर के भी तो थी, लेकिन फिर बलदेव ने गीता भाभी की मदद की थी। आज देखो पूरा परिवार खुश है। रामदयाल जी अपनी बात कह जा चुके थे और उनकी बात सुन माँ बेटे ने एक दूसरे को झेंपते हुए देखा और फिर सुमन को। सुमन के चेहरे पर एक सवालिया निशान था। उसे समझ नहीं आया कि इस बात का मतलब क्या था। दरअसल विशंबर और बलदेव रामदयाल जी के चचेरे भाई थे। विशंबर जी की पत्नी गीता को जब शादी के 7 साल भी बच्चे नहीं हुए तो विशंबर जी अपने छोटे भाई बलदेव की मदद से बाप बने। सुधा जी से ये कहानी सुन सुमन एकदम कांप गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। सुधीर को भी कुछ समझ नहीं आया कि इस बात पर क्या बोले। तीनों ने चाय की चर्चा खत्म कर वहां से उठना ही बेहतर समझा। अगले कुछ दिन घर में मायूसी छाई रही। चारों लोग बस औपचारिकता भर की बातें करते। सुधीर के दफ्तर जाते ही सुधा जी और रामदयाल अपने कमरे में टीवी के आगे व्यस्त रहते और सुमन घर के कामों में खुद को व्यस्त कर लेती। इस बीच सुधीर ने इंटरनेट पर और शहर की कुछ फर्टिलिटी क्लिनिक्स में सर्वे कर पता किया कि उसके इलाज में कई लाख खर्च होंगे और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि सुमन उसके बच्चे की मां बन पाएगी। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए तो और भी महंगा इलाज था। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए उतना पैसा खर्च करना कतई आसान नहीं। सुधीर पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस करने लगा। आखिर अब न शरीर से और न पैसे से वो अपनी मर्दानगी खरीदने में सक्षम था। अब तक सुमन को भी इलाज के खर्च का पता चल गया था। वो भी जाहिर तौर पर लाचार महसूस कर रही थी। एक दिन सुबह चाय पीते हुए बड़ी हिम्मत कर सुमन बोली, अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं बच्चा। सुमन की बात सुन तीनों उसे घूरने लगे। इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता, रामदयाल जी आवाज में सख्ती लाकर बोले, किसी का गंदा खून हम अपने खानदान में नहीं लाएंगे और ये जान लो इस समस्या के डॉक्टरी इलाज विलाज में कुछ नहीं रखा है। बदनामी घाते में किसी की मदद से कर लो, हम दोनों को ऐतराज नहीं। अब तुम दोनों तय करो कि क्या करना है। अगर हमारी और घर की इज्जत का ख्याल है तो इस घर का अब एक चिराग लाओ। सुमन के सास ससुर ये बोल कर चले गए। सुमन ने एक नज़र सुधीर को देखा। वो चुपचाप उसी को देख रहा था। कुछ पल बाद बोला, अडॉप्ट करने में मेरी भी बदनामी होगी। सब मुझे नामर्द समझेंगे, आई मीन जान जाएंगे। सबकी भलाई इसी में है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। ये सुन सुमन बोली, मगर कैसे प्रेग्नेंट हो जाऊं मैं? सुधीर ने अपनी असहजता छिपाने को मुंह फेरते हुए बोला, मुझे ऐतराज नहीं। अगर तुम किसी की मदद लेती हो प्रेग्नेंट होने में, आई विल ट्रस्ट यू। ये कहकर सुधीर भी वहाँ से चला गया और अब सुमन ने सिर्फ अकेली बैठी थी बरामदे में, अकेला महसूस भी कर रही थी। सुमन को अचानक इस पूरी सिचुएशन की जिम्मेदारी अपने कंधे पर महसूस होने लगी। खानदान की इज्जत, पति की बदनामी और ऐसी तमाम बातों में वो एक बार फिर भूल गई कि वो एक औरत पहले और किसी की बहू और किसी की पत्नी बाद में है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सुमन को भी प्रेग्नेंट होने में किसी की मदद लेना ही एक वाजिब तरीका लगा। मगर एक सवाल था, मदद आखिर कौन देगा? किससे मांगी जाए मदद? सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अगर कुछ सूझ रहा था तो वो था किसी की मदद से प्रेग्नेंट होना। उसे लग रहा था मानो बस उसे किसी कड़वी दवा का एक घूंट पीना है और फौरन नतीजा हाजिर होगा। उसे इस बात का कतई एहसास नहीं हुआ था या शायद सोचने की हिम्मत नहीं हुई कि इस मदद का मतलब किसी गैर मर्द से हम बिस्तर होना है। एक बार नहीं, शायद कई बार। किसी विवाहित महिला का प्रेमासक्त होकर या कामेच्छा से किसी पराये पुरुष के साथ हम बिस्तर होना एक बार को समझ आता है, क्योंकि ये महिला की निजी सोच और उसकी भावनात्मक और यौनिक स्वतंत्रता की बात है। लेकिन किसी विवाहित महिला का किसी पराये पुरुष के साथ सिर्फ इसलिए हम बिस्तर होना क्योंकि वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, समझ और नैतिक व्यवहारिकता से परे है। इन सब विचारों से दूर सुमन सुधीर के पास जाकर बोली, सुधीर, मैं किसी की मदद लेने को तैयार हूँ। सुधीर के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई।
मगर वो मुस्कान पत्नी के प्रेम, त्याग और बलिदान के सम्मान वाली नहीं थी। वो मुस्कान जीत वाली थी। मिंटू के बारे में क्या ख्याल है? सुधीर ने कुछ झिझकते हुए पूछा। मिंटू भैया का नाम सुन सुमन एकदम घबरा गई और उसकी आंखों से झरझराकर आंसू बहने लगे। जिसे भैया कहती है और शायद मानती भी है, उस देवर से ऐसी मदद लेने का मतलब सुमन को अब समझ आने लगा था। सुमन गर्दन झुकाए चुपचाप बस आंसू बहाए जा रही थी। आंसुओं के रूप में वो शायद अपनी लाज, शर्म, नैतिकता और इज्जत से निजात पाना चाह रही थी, क्योंकि ससुराल की इज्जत और पति की मर्दानगी और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जरूरी था। जब पति उसका परमेश्वर था और उसकी ससुराल उसकी सामाजिक पहचान। सुमन चुपचाप मान गई कि किसी गैर मर्द के साथ अपनी रातें बिताना परिवार की प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है। सुधीर ने सुमन की पीठ सहलाते हुए खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मिंटू तैयार हो जाएगा। इनफैक्ट हम दोनों की तो हमेशा से ये इच्छा थी। सुमन को ये कुछ अजीब लगा तो वो सुधीर का चेहरा देखने लगी। सुधीर हंसकर आंख मारते हुए बोला, वो तुम्हारे साथ और मैं प्रिया के साथ। एक बार हो जाएगा तो फिर आगे के लिए आसानी हो जाएगी। आजकल तो स्पाउस स्वैपिंग कॉमन है। सुमन के आंसू बहना अचानक रुक गए। उसकी आंखें फैल गई और चेहरा मानो पत्थर सा हो गया हो। काटो तो खून नहीं, उसकी ऐसी हालत तो होनी ही थी। आखिर उसके परमेश्वर के पैर मट्टी के जो निकले। उसके आंसुओं से भीग कर शायद उस मूरत की मिट्टी गीली हो गई और वो सुमन की आंखों के सामने उसकी नज़रों से गिर गई। जिस पति के लिए वो अपना सब कुछ त्यागने को तैयार थी, वो पति तो दरअसल अपनी घटिया हरकत के लिए उसका इस्तेमाल करना चाह रहा था। सुमन में अचानक बिजली की तेजी आई और उसने एक झन्नाटेदार तमाचा सुधीर के गाल पर रसीद किया और बोली, तुम वाकई ही नामर्द हो। मैं किसी नामर्द के साथ नहीं रह सकती। सुधीर गाल पर हाथ रख उस तमाचे की गूंज में नामर्द का शोर सुनता रहा और उसी तमाचे की शांति में सुमन खुद को ससुराल की उस काल कोठरी से निकालने चल दी।